चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ क्वेश्चन आपके जो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप चैप्टर है, इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 में कुछ क्वेश्चंस आपके थ्योरी के भी बन सकते हैं। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो उसी थ्योरी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालें सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू डिस्कस। ठीक है जी, तो ये पॉइंट्स आपको एग्ज़ाम से पहले अच्छी तरीके से देखकर जाने हैं। तो सबसे पहले तो आप लिखें मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग, तो देखिए इसके अंदर लिखें मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो आप सबसे पहले पार्टनरशिप का मीनिंग लिखें। तो देखिए बेटे, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि पार्टनरशिप के अंदर एप्लीकेबल होता है एप्लीकेबल एक्ट 1932 का। एप्लीकेबल कौन सा एक्ट होता है? 1932 का। और सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर आपको सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन दे रखी है, जो आपको याद होनी चाहिए और उस पर लिंक अप आपका कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो लिखें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब 1932 एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 4 में डेफिनेशन दे रखी है, जो मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूं, और इसमें आप अपनी लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। तो वही की वही लैंग्वेज लिखनी होती है जो एक्ट के अंदर दे रखी है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन, पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, यानी कि एक अकेले पर्सन का रिलेशन नहीं होता, पर्सन्स है। हु हैव एग्रीड टू शेयर, हु हैव एग्रीड टू शेयर, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस carried on by all, carried on by all, or any of them, any of them acting for all, acting for all। ठीक है, आगे लिखें, ये तो थी डेफिनेशन जो कंप्लीट हो गई। अब इसके आगे लिखें द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप with one another are individually called partner, are individually called partners, and partners collectively called पार्टनरशिप फर्म। तो देखिए बेटे, कुछ जोशीले बच्चे होते हैं, उन जोशीले बच्चों को क्या लगता है कि ये थ्योरी सब बेकार की चीज़ है, हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसके अंदर आपका एमसीक्यू जो पेपर बनता है वो पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड बनता है। आपका पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए।
आपका जब तक आपका पूरा वो चाहे फिर थ्योरी से लिंकअप हो चाहे प्रैक्टिकल से लिंकअप हो, जब तक आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है आप अपने पेपर को पूरे बटा पूरे नंबर के लिए हैंडल नहीं कर सकते। तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स के लिए तो अपने कंसेप्ट को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों के अंदर क्लियर करना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं डायग्राम से इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, क्योंकि जब तक आपको इस डेफिनेशन का मीनिंग समझ में नहीं आएगा, कंसेप्चुअल अगर कोई पॉइंट आ गया तो उस पॉइंट को आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इसके अंदर क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन, यानी एक अकेले से कभी भी पार्टनरशिप नहीं हो सकती, यानी पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 पर्सन का होना जरूरी है। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए पर्सन वर्ड यूज किया। अब इन दोनों पर्सन के बीच में हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स, देखिए अब लॉस नहीं लिखा हुआ, यानी इन दोनों पार्टनर के बीच में पहली कंडीशन क्या कहती है कि इनको प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है। यानी कोई पार्टनर अगर केवल लॉस शेयरिंग के लिए आता है तो वो पार्टनर नहीं कहलाया जाएगा, यानी प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है, नंबर पहली बात। डेफिनेशन के अंदर आगे बात लिखी हुई है, ये डेफिनेशन ऐड की है, इसके अंदर लिखा है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी सभी पार्टनर एक दूसरे के लिए काम करेंगे, यानी सभी के एक्ट एक दूसरे के लिए बाइंडिंग होंगे, बाइंडिंग टू ऑल, यानी सभी पार्टनर एक दूसरे के लिए बाइंड करेंगे। मान लो कल को ये कुछ ऐसा एक्ट करे आता है तो वो इस पे भी बाइंड होगा, इस पे भी बाइंड होगा, दोनों पे बाइंड होगा। मान के चलिए, अब आप बोलेंगे सर बाइंड से क्या मतलब है, कल को मान के चलो अगर ये कहीं से लोन ले आता है, लोन ले आता है, डेट हो जाता है कंपनी के ऊपर 10,000 रुपए का, तो ये ए अगर पार्टनर लोन ले आता है तो बी पार्टनर ये मना नहीं कर सकता लोन चुकाने के लिए कि साहब मैं तो लोन लेकर ही नहीं आया था, जो लेकर आया था उसी से मांगो। तो लोन की वसूली ए से भी की जाएगी, बी से भी की जाएगी, और यही बात बी पे भी लागू होती है। अगर बी कहीं से लोन ले आता है, कोई डेट उठा के ले आता है, कोई एग्रीमेंट करे आता है, तो वो ए पर भी उतना ही लागू होगा जितना बी पर होगा। ये आपस में इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो ओनर बोलो या प्रिंसिपल बोलो, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या, ये जो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है कि ए जो है वो बी का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है, यानी आप ए को क्या मानोगे, बी का प्रिंसिपल मानोगे और एजेंट मानो, प्रिंसिपल मानोगे और ओनर मानोगे। उसी तरीके से बी जो है वो ए का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है, यानी हर पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल और एजेंट दोनों होता है। तो यही इस डेफिनेशन का मतलब है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं इसे, हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब एक दूसरे के लिए हम प्रिंसिपल एजेंट दोनों हैं। पहली कंडीशन प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, कोई भी पार्टनर केवल लॉस शेयरिंग के लिए आता है तो वो पार्टनर नहीं कहलाता, प्रॉफिट शेयरिंग करना जरूरी है, चाहे लॉस शेयर करे या ना करे, लेकिन प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है। पार्टनरशिप फर्म में अकेले इंडिविजुअल को तो हम पार्टनर बोलते हैं और कलेक्टिवली इनको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म। अब देखिए बेटे, ऐसे कई क्वेश्चन आपके आए हुए हैं और एमसीक्यू में बन भी सकते हैं कि आपसे फीचर पूछ लिया जाएगा और बोलेंगे 3 फीचर तो आपको पार्टनरशिप फर्म के दे देंगे और बोल लिया जाएगा कि बताओ इनमें से कौन सा फीचर पार्टनरशिप फर्म का नहीं है, और वो जो 4th फीचर होगा वो पार्टनरशिप फर्म का नहीं होगा। या 4 फीचर ऐसे होंगे जो पार्टनरशिप फर्म के नहीं होंगे और 1 फीचर पार्टनरशिप फर्म का होगा। इस तरीके का एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक भी आपको पार्टनरशिप फर्म के पता होने चाहिए। तो लिखें फीचर ऑब्लिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। तो देखिए बच्चों, फीचर ऑब्लिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप के अंदर जैसा कि मैंने बताया कम से कम 2 और मोर पर्सन, कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, 2 और मोर पर्सन। नंबर दूसरी बात, इनमें एग्रीमेंट होना चाहिए। जो इनका एग्रीमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बोलते हैं इनके एग्रीमेंट को। वो जो पार्टनरशिप डीड है वो रिटन भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है, रिटन और ओरल, लेकिन सजेस्टिव रिटन की जाती है।
सजेस्टिव होता है रिटर्न, क्योंकि रिटर्न जो होता है वो कोर्ट में प्रूव करने के लिए इजी हो जाता है, कोर्ट में प्रूव करने के लिए, इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि रिटर्न एग्रीमेंट, रिटर्न पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। नंबर तीसरी बात, इनका मोटिव, जो पार्टनरशिप फर्म का मेन मोटिव होता है, मोटिव प्रॉफिट अर्निंग। ऐसी कोई पार्टनरशिप फर्म है जिनका मेन मोटिव लॉस हो तो वो पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाई जाएगी। नंबर 4, म्यूचुअल एजेंसी। अब म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है वो मैं आपको बता चुका हूं, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी प्रिंसिपल और एजेंट वाला रिलेशनशिप होना चाहिए, प्रिंसिपल एजेंट वाला रिलेशन होना चाहिए। ठीक है जी। नंबर पांचवी बात की अगर हम बात करें तो इसके अंदर लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। अब आप बोलेंगे सर लायबिलिटी अनलिमिटेड से क्या मतलब है? कल को मान के चलो फर्म के ऊपर अगर डेट यानी लोन, फर्म का अगर लोन है, मान के चलें अगर 1000 ज़्यादा बोल दिया मैंने, मान के चलो 2 करोड़ का, 2 करोड़ का अगर लोन फर्म के ऊपर है, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर, और इस पार्टनरशिप फर्म की जो ए और बी की पार्टनरशिप फर्म है, अगर इनकी पार्टनरशिप फर्म कल को लोन चुकाने के लिए इनकी जो पार्टनरशिप फर्म की जो रिसोर्सेज हैं अगर वो कम पड़ जाते हैं, मान के चलो पार्टनरशिप फर्म के रिसोर्सेज इस लोन को चुकाने के लिए कम पड़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर पार्टनर की को अपनी पर्सनल एसेट्स को बेचकर, अपनी पर्सनल एसेट्स बेचकर उस लोन को चुकाना पड़ेगा। तो ये कल को ये नहीं कह सकते कि साहब हम अपनी पर्सनल एसेट क्यों बेचें, तो ऐसा नहीं होता। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ही होता है कि कल को पार्टनरशिप फर्म की अगर रिसोर्सेज कम पड़ जाती हैं आउटसाइडेड डेट को चुकाने के लिए, तो ऐसी स्थिति के अंदर पार्टनर की पर्सनल एसेट को बेचकर वो उस डेट का रिकवरी की जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी। और 6th नंबर का पॉइंट है रजिस्ट्रेशन, इसके अंदर कंपलसरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। हालांकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी सजेस्टिव है, क्योंकि ऐसे कई सारे बेनिफिट होते हैं जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होती हैं उसको मिलते हैं। जैसे रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, जो ऐसी पार्टनरशिप फर्म जो रजिस्टर्ड है वो क्या कर सकती है? वो किसी के ऊपर केस कर सकती है। ठीक है, पार्टनर्स एक दूसरे के ऊपर या किसी और के ऊपर, थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो फिर सूट फाइल नहीं कर सकते किसी के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर। ठीक है जी। तो ये थी इसकी फीचर्स के बारे में बातें। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो चलिए बच्चों, अब बात करते हैं अपन इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं? तो देखिए, मिनिमम नंबर लिखें, एटलीस्ट टू चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर कितने होने चाहिए? मैक्सिमम नंबर होने चाहिए 10 इन केस ऑफ बैंकिंग, 10 इन केस ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, 10 in case of banking industry and 20 in case of any other business. In case of any other business. ठीक है जी, आगे लिखें इसके अंदर अकॉर्डिंग टू। देखिए बेटे, इसके अंदर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू, इसी का पार्ट लिखवा रहा हूं मैं आपको। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 of Companies Act 2000 of Companies Act 2013,
मैक्सिमम नंबर, ये कंपनी एक्ट 2013 का नियम है जो मैं आपको मैक्सिमम नंबर लिखवाने जा रहा हूँ, मैक्सिमम नंबर। और जहाँ कंपनी एक्ट 2013 के बारे में ना पूछे तो इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी तो 10 है और एनी अदर बिजनेस 20 है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, maximum number of partner shall not exceed the limit as specified in rules, ठीक है, which at present is 50, ठीक है जी, विच एट प्रेजेंट इज 50। तो देखिए बेटे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, अब आप हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, इस पर भी आपके कई सारे मल्टीपल बन सकते हैं कि टाइप्स ऑफ पार्टनर या टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, कुछ भी लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर लिखें कि पार्टनर कितने कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप में आप हेडिंग डालते चले जाएं और सब में डिफरेंस बता देता हूँ। टाइप लिखें, एक फ्लो चार्ट बना लें जिससे आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। कैपिटल कंट्रीब्यूशन लिखें, कितने टाइप के पार्टनर होते हैं, उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या होता है, क्या वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते। हालांकि आपने 11th क्लास के अंदर ये टॉपिक पढ़ा होगा। शेयर इन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, प्रॉफिट और लॉस में उनका क्या शेयर है और उनकी लायबिलिटी क्या है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात हमारा पहला होता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर जो एक्टिव रोल प्ले करता है, क्या कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है पार्टनरशिप में? हाँ जी, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूट्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। पार्टिसिपेट करता है क्या मैनेजमेंट में? बिल्कुल, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट में इसका पूरा पार्टिसिपेशन रहता है। शेयर करता है क्या प्रॉफिट लॉस? शेयर प्रॉफिट और लॉस भी करता है, ठीक है। लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है इसकी, ठीक है। दूसरा होता है हमारा स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग और डॉर्मेंट, स्लीपिंग बोलें या डॉर्मेंट पार्टनर बोलें, बात एक ही है, ठीक है। तो क्या कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है? यस। पार्टिसिपेट मैनेजमेंट में करता है? नो। स्लीपिंग पार्टनर कंट्रीब्यूट तो करेगा कैपिटल, लेकिन मैनेजमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करता। क्या शेयर प्रॉफिट लॉस का लेता है? यस। लायबिलिटी अनलिमिटेड है? यस। आगे देखिए बेटे, थर्ड होता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर कैसा पार्टनर होता है? इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? क्या कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है? यस, ठीक है। पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट बट सीक्रेटली, पार्टिसिपेट तो करता है मैनेजमेंट में लेकिन सीक्रेटली करता है, बट सीक्रेटली, ठीक है। प्रॉफिट लॉस शेयर करता है? यस। लायबिलिटी क्या लेती है? अनलिमिटेड? यस। फोर्थ एक होता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर, अब नॉमिनल पार्टनर का एक नाम और होता है। नॉमिनल पार्टनर का नाम क्या होता है? आउस्टेंसिबल पार्टनर। आउस्टेंसिबल पार्टनर भी कहते हैं नॉमिनल पार्टनर को। क्या इसका कंट्रीब्यूशन रहता है कैपिटल के अंदर? क्या कैपिटल के अंदर कंट्रीब्यूट करता है? ये कैपिटल के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करता, नो। पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में? नो।
क्या प्रॉफिट लॉस शेयर करता है? नो। क्या लायबिलिटी रहती है? नो। ठीक है जी, यानी हर चीज में इसमें नो ही है, नॉमिनल है, कहने को पार्टनर है ही नहीं वैसे वो पार्टनर। अब आती है बात पार्टनर बाय एस्टॉपल। पार्टनर बाय एस्टॉपल क्या कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं? नो। पार्टिसिपेट मैनेजमेंट में करते हैं? नो। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं? नो। अच्छा, इसकी लाइबिलिटी के बारे में आप इसके अंदर यस लिखें, इसके ऊपर वाले में भी आप यस लिखें, यानी अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। हालांकि कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, लेकिन लाइबिलिटी क्या रहेगी? अनलिमिटेड। ठीक है जी। सिक्स्थ आता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। हालांकि पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट करीब करीब इनकी कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी होती है। कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं करते, डू नॉट शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन लायबिलिटी क्या रहती है? अनलिमिटेड। ठीक है जी। अब देखना ये है कि इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम अगर लिख लें तो हमें ये बात पता लग जाएगी कि एक्टिव पार्टनर क्या होते हैं, पार्टनर बाय एस्टॉपल क्या होते हैं। तो हमें अगर इनसे लिंकअप क्वेश्चन आ जाएगा तो समझने में आसानी रहेगी। तो उम्मीद है इसका ओवर रिव्यू आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बेटे, अब हम बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एक्टिव पार्टनर। अब आप इसको एक्टिव पार्टनर बोलें या आप इसको वर्किंग पार्टनर बोलें, एक ही बात होती है। एक्टिव पार्टनर या वर्किंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर या फिर वर्किंग पार्टनर। तो लिखें सच टाइप ऑफ पार्टनर contributes capital, तो लिखे बच्चों सच टाइप ऑफ पार्टनर contributes capital and take active part in management मैनेजमेंट। ठीक है। सच पार्टनर, ये तो पहला पॉइंट लिख देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिख देते हैं, याद रह जाएगा। सच पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द फर्म, प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म। ठीक है जी। उसके बाद बियर्स अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है। इसके बाद लिखें he takes actual part in carrying out business of the firm on the behalf of other partner, तो क्या मतलब है? ये एक्टिव पार्टनर कहलाएगा। सच पार्टनर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगा जैसा कि मैंने लिखवाया था मैनेजमेंट के अंदर, शेयर करेगा प्रॉफिट एंड लॉस और अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। ही टेक्स एक्चुअल पार्ट इन कैरिंग आउट द बिजनेस ऑफ द फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर, यानी इसकी सारी एक्टिविटी दूसरे पार्टनर्स के ऊपर बाइंडिंग होगी और दूसरे पार्टनर की जो एक्टिविटी होगी वो इसके ऊपर भी बाइंडिंग रहेगी। अब देखिए बच्चों, अब हमारा आ रही है बात सेकंड नंबर की आ रही है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, दोनों ही नाम होते हैं इसके। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं इसके बारे में भी लिख लेते हैं। लिखें सच टाइप ऑफ पार्टनर
क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, ठीक है। एंड डू नॉट टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन, डू नॉट टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन, तभी तो नाम स्लीपिंग है, एक्टिव पार्टिसिपेशन प्ले नहीं करते, डू नॉट टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं रहता, केवल बस पैसे दिए, पैसे अपने कंट्रीब्यूट किए, काम खत्म, ठीक है। और लेकिन जब प्रॉफिट और लॉस शेयर करने की बारी आएगी तो करेंगे। सच पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों शेयर करते हैं। और बेयर अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी जो है वो बेयर करेंगे, ठीक है। बस फ़र्क इतना सा ही है ऊपर में और इसमें कि ये एक्टिव पार्टिसिपेशन प्ले नहीं करते हैं, ठीक है जी। अब देखिए सीक्रेट पार्टनर कौन से होते हैं, वो सीक्रेट जो अपना नेम सीक्रेटली देते हैं, तो नाम से बात पता लग रही है, सीक्रेट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर हैं, सीक्रेट पार्टनर। तो लिखें इसके बारे में। तो पहला पॉइंट, सच पार्टनर क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, सीक्रेट हैं तो कंट्रीब्यूट तो करेंगे कैपिटल, क्योंकि बिना कैपिटल के तो काम ही नहीं चलना। कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड टेक एक्टिव पार्ट इन बिजनेस, बिजनेस में पूरा एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं। नंबर 2, ही ऑल्सो शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस भी फर्म के करते हैं, ये झेलते हैं, पूरा पार्टिसिपेशन रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने में भी। लायबिलिटी क्या रहेगी, बेयर्स अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है जी। हिडन फ्रॉम जनरल पब्लिक, लेकिन ये हिडन रहते हैं, यानी जनरल पब्लिक को पता नहीं होता कि ये पार्टनर है, ठीक है। हिडन फ्रॉम जनरल पब्लिक। अब देखिए बेटे चौथे नंबर के आते हैं नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, ठीक है। अब इनकी लिख लीजिए आप, हु अलाउ, जो अलाउ करते हैं इन किसको, फर्म को, कि वो नॉमिनल पार्टनर का नेम यूज़ कर लें। हु अलाउ द यूज़ ऑफ हिज नेम, यूज़ ऑफ हिज नेम, अपना नेम अलाउ करवा देता है फर्म को, एंड गुडविल फॉर द बेनिफिट ऑफ फर्म। अब मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात बताऊं कि अमिताभ बच्चन है, अगर वो किसी फर्म को अलाउ कर दे कि आप मेरा नेम यूज़ कर सकते हैं लोगों के सामने दिखाने के लिए कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूँ, लेकिन मैं नॉमिनल पार्टनर रहूँगा, खाली मैं अपना नेम आपको अलाउ कर रहा हूँ कि आप अपनी गुडविल को बढ़ाने के लिए मेरा नेम यूज़ कर लें, क्योंकि सेलिब्रिटी की खुद की गुडविल इतनी ज़्यादा है कि वो अगर किसी फर्म से एसोसिएशन अपना दिखा देता है तो उस फर्म की भी गुडविल ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो ऐसे पार्टनर को क्या कहते हैं, नॉमिनल पार्टनर को। ही डज नॉट इन्वेस्ट कैपिटल, ही डज नॉट इन्वेस्ट कैपिटल, वो कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करता। क्या प्रॉफिट लॉस शेयर करता है, ही डज नॉट शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, ही डज नॉट शेयर प्रॉफिट्स। क्या एक्टिव रोल प्ले करता है, ही डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट, डज नॉट टेक, क्योंकि वो तो नॉमिनल पार्टनर है, एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट, ठीक है। क्या वो लायबल होता है थर्ड पार्टी के लिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी में लिए उसकी रहती है, ही इज लायबल टू
the third party, he is liable to the third parties for repayment of firm's debt, repayment of firm's debts। ठीक है जी, तो ये है नॉमिनल पार्टनर। तो चलिए बच्चों, अब बात कर लेते हैं हम नॉमिनल पार्टनर के बाद अब हम बात कर लेते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल की। पार्टनर बाय एस्टोपल, ठीक है, लिखें दिस इज वन हु बाय हिज वर्ड, जो ऐसा रिएक्ट करता है कि मैं पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूं, लेकिन वो असली में होता नहीं है। हु बाय हिज वर्ड, हु बाय हिज वर्ड और कंडक्ट, बाय हिज वर्ड और कंडक्ट गिव एन इम्प्रेशन टू अदर, give an impression to other that he is a partner of a firm, that he is a partner of firm। ठीक है, क्या ये लायबल होता है? बिल्कुल होता है। सच पार्टनर, हालांकि वो पार्टनर नहीं है, लेकिन दूसरों को क्योंकि इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है कि मैं पार्टनर हूं फर्म का, तो फिर वो क्या होगा? हेल्ड लायबल, लायबल रहेगा किस चीज के लिए? हेल्ड लायबल फॉर द डेट ऑफ द फर्म, ऑफ द फर्म एज ही इज कंसिडर्ड partners in the eye of third party, in the eye of third party। ठीक है, क्या वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है? नहीं, he do not contribute capital, not take in active part इन फर्म्स मैनेजमेंट, फर्म के मैनेजमेंट में भी एक्टिव रोल पार्टिसिपेट नहीं करता। अब आप बोलेंगे सर इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करो। मैंने कहा मान के चलो ये ए पार्टनर था और ये ए पार्टनर ने इस ई पर्सन को किसी थर्ड पार्टी के पास भेजा क्योंकि ए पार्टनर का एक्सीडेंट हो गया था, ये कैपेबल नहीं था अपने कस्टमर से मिलने के लिए, लेकिन ई पार्टनर ने इस तरीके से जाके रिएक्ट किया कि जैसे कि ये ए पार्टनर का एक्चुअल पार्टनर हो। ठीक है, पार्टनर इसका ए पार्टनर की जो पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर ये भी पार्टनर हो और ये जाके डीलिंग करे आता है। कल को मान लो ये डीलिंग अगर गलत हो जाए या कुछ किसी तरीके का वो डेट अराइज हो जाए तो उस केस के अंदर ई इसके बावजूद कि ये पार्टनर नहीं है ये पूरा लायबल होगा क्योंकि इसने इस तरीके से इंप्रेशन डाला था कस्टमर के सामने कि ये खुद भी ई भी इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर ही हो, हालांकि ये था नहीं। उसके बावजूद भी ये जब अगर लायबिलिटी की बारी आएगी तो इसको भी इसकी भी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी और इसको भी उसके लिए लायबल होना पड़ेगा। तो ये है पार्टनर बाय एस्टोपल तक का एक्सप्लेनेशन। तो मेरे समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो बने रहें मेरे वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच।